हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। हम अभी तक पढ़ रहे थे, हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी जहाँ पे हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली थी। क्लियर। आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, application of determinant in coordinate ज्योमेट्री। इससे पहले आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको आप रेगुलर प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप वीडियोस खोल के नहीं पढ़ेंगे। तब आपको क्या होगा, आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप कॉपीज़ को उठा के जल्दी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, आपको चीज़ें एक कनेक्टिंग होती जाती है, आपको चीज़ें सब क्लियर रहती हैं और समझ में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो दिमाग से चीज़ें निकलने लगती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन कहाँ से होगा, जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे आपके खुद के, तो वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम पर भी अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा जो एक एप्लीकेशन है हमारा एप्लीकेशन है, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए 3 वर्टिसेस हैं, जो 3 वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर। हमें कौन कौन सी 3 वर्टिसेस दी गई हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और हमें डिटरमिनेंट की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कुछ इस टाइप का होगा आपका ट्रायंगल। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, तो हमें ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2D में, और इसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम एरिया के लिए क्या लिखेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब आप कहेंगे सर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए, लेकिन डिटरमिनेंट तो क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 1 1 हम एडिशनली लगा देते हैं। क्लियर। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। इससे जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ से तो पॉजिटिव वैल्यू भी निकलती है, नेगेटिव वैल्यू भी निकलती है, तो लेकिन एरिया तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। सही बोल रहे हैं आप लोग। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। इसकी क्या लेंगे हम, मॉडुलस वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, उसकी सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर। हमारा जो भी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी आपने ऐसा नहीं सुना हो कि -4 मीटर स्क्वायर या -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा एरिया आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमेशा एरिया क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसके लिए क्या लेंगे, हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ। कहूँ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 3, 2, 4, 2, 0, 0। कोई हमारा ट्रायंगल है जिसकी वर्टिस क्या है, 3, 2, 4, 2 और 0, 0। 0, 0 मतलब ऑरिजिन पे है एक वर्टिस। क्लियर। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कैसा होगा, 0, 0 एक वर्टिस तो यहाँ पे होगी,
एक 4,2 कहीं पर ए पॉइंट होगा, 3,2 कहीं पर ए पॉइंट होगा। तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ए कौन सा होगा 3,2, ए होगा हमारा 4,2, ए होगा हमारा 0,0। तो कुछ हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से बन रहा होगा। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? फिर क्या बताया है एरिया के लिए? हाफ मॉडुलस वैल्यू किसकी लेना है? 3,2, 4,2 और 0,0,1,1,1। क्लियर? अब इसमें हम कहाँ से एक्सपेंड करेंगे? इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो हम सीधे थर्ड रो से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ। इसको एक्सपेंड किया तो क्या होगा? 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या आया? हाफ माइनस ऑफ 2। देखिए नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी लेना नहीं है, क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हो जाएगा हाफ इंटू 2, क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर। क्या हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर। ऐसे ही आपको कोई भी वर्टिस दी गई हो उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। नोट करने के लिए क्या कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू फाइंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्लियर? डिटरमिनेंट का हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि वो कोलिनियर हैं या फिर नहीं है, तो उसका हम कैसे करेंगे? तो जैसे अभी हमने ट्रायंगल में पढ़ा, तो ट्रायंगल में क्या पढ़ा? एरिया क्या आएगा हमारा? हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। यही था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी थी। तो और अब मान लीजिए, देखिए कोई भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, चलिए ये स्ट्रेट लाइन ही, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं हम, स्ट्रेट लाइन ही होगी। तीनों पॉइंट ए बी सी पॉइंट हमारे कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके x3 y3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर अब मैं सोचूं कि ये तीनों पॉइंट अगर मान लीजिए इस तरीके से होते, यहाँ पे A होता है, यहाँ C होता है, यहाँ B होता, तो इसका कोई ट्रायंगल का एरिया आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता ना जी। और वैसे ही अगर B और पास आ जाता तो इसका कोई एरिया अभी भी आ रहा होता। इसमें क्या हुआ है? B पॉइंट, A पॉइंट यहाँ पे है, C पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ है? A पॉइंट तो यहीं पे है, B पॉइंट, लेकिन C पॉइंट यहीं पे है, B पॉइंट कहाँ पे आ चुका है? यहीं पे आ चुका है। तो इस लाइन का कोई एरिया होगा क्या? नहीं होगा। तो इस लाइन का एरिया नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आता है? एरिया इक्वल टू 0। क्या आएगा? एरिया इक्वल टू 0, जो हमारा हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर 0 आती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं हम। क्या चीज़ बताइए, एक बार फिर से देखिए A पॉइंट था, C पॉइंट था और B पॉइंट था। क्लियर? ये हमारा एरिया था। अब B पॉइंट और नीचे आया तो क्या हो गया? A C B, एरिया कम हो गया ना। एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मान लीजिए A पॉइंट यहीं पे, C पॉइंट यहाँ पे और B पॉइंट इस लाइन पे आ गया। तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए और एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया हमारा 0। एरिया क्या हो गया हमारा? 0। तो अगर to find 3 points are collinear or not, let 3 points be x1 y1 x2 y2 x3 y3. If x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1
इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू जैसे हाफ था, हाफ का 2 भी यहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोल पाएंगे देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो हमारे तीनों पॉइंट हैं वो कैसे हैं? कोलिनियर है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे हमारे तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। क्लियर? नोट कर लीजिए। आप नोट जरूर करते जाइएगा, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब आपका रिवीजन टाइम आता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो फिर एक दूसरे से नोट्स मांगते हैं और दूसरे के हैंड रिटन नोट्स कभी समझने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप खुद से रिवाइज भी कर पाएंगे, जब आपको मन होगा तब आप रिवाइज कर पाएंगे, और जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। और डिटरमिनेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एक और चीज़ में देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके भी। To find 3 lines are concurrent or not। अब हमें पता करना है कि जो 3 लाइन हमारी कोई भी दी गई हैं वो कॉन्करेंट हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट होता है अगर कोई भी तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही होंगी। अगर कोई भी मैं कहूँ एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, ए बी 2 लाइन हैं, अगर तीसरी लाइन सी भी इनकी कॉन्करेंट है तो वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही होगी, वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही होगी। तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि हमारी ए बी सी जो 3 लाइन हैं वो क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। तो अब ये चीज़ हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमारे पास 3 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। देखिए, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ax प्लस by प्लस c आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसी के फॉर्म में हमने लिखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये कोई भी हमें 3 लाइन दी गई हैं। x का कोफिशिएंट है a1 a2 a3, y का कोफिशिएंट है b1 b2 b3 और कांस्टेंट है हमारे c1 c2 c3। अब हमें पता करना है कि ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट हैं भी या नहीं। तो कॉन्करेंसी के लिए हम क्या करते हैं? इफ तो इसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इक्वल टू 0। अगर एक 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे 3 लाइन्स above 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। जो हमारी ऊपर 3 लाइन दी गई हैं वो क्या है? हमारी कॉन्करेंट होंगी। क्लियर? अगर क्या आ जाता है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 क्या आता है? 0 आ जाता है, तो हमारी तीनों लाइन कैसी होंगी? कॉन्करेंट होंगी। कहीं कहीं आपने बुक में मिल जाएगा कि a इस टाइप से लिखा होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो ये दोनों चीज़ें आपको सेम ही हैं। देखिए क्या हुआ? ट्रांसपोज ले लिया गया है केवल, और कुछ भी नहीं किया है। और हमें पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके ट्रांसपोज की, और उस कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है ए और उसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आने वाली है? हमारी सेम ही आने वाली है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है, जो अभी मैंने यहाँ फॉर्म लिखा था उस फॉर्म में लिखा है, दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम ही होंगी। अगर इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि तीनों लाइन हमारी क्या है? कॉन्करेंट है। अब इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मतलब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें डिटरमिनेंट में क्या हेल्प ले सकते हैं हम डिटरमिनेंट की। कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। कोई भी अगर हमें जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है जनरल 2D इक्वेशन क्या होती है। ये होती है आपकी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती है। अगर मैं कहूँ ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हमारी क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो एबव इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या कंडीशन होगी, किसकी हेल्प से, अभी हम डिटरमिनेंट की हेल्प से देख रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे लिखेंगे हम, ए एच जी बी सी एफ एच जी एफ। अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाती है, कैसे, हमें पहले तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन याद होना चाहिए अच्छे से कि ax² फिर xy का जो कोफिशिएंट है वो 2h है, y² का कोफिशिएंट b है, gx का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2g है, f का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 2f है और कांस्टेंट हमारा c है। तब हम किस तरीके से लिखेंगे, हम पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर xy का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले x² कोफिशिएंट, फिर xy का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे, और जो यहाँ पर डायगोनल में चलेगा हमारा x² कोफिशिएंट, y² कोफिशिएंट और कांस्टेंट। क्लियर। किस हिसाब से याद करेंगे हम कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका किस हिसाब से होगा, x² कोफिशिएंट, y² कोफिशिएंट और कांस्टेंट, और जो हमारा फर्स्ट रो होगा उसमें x² कोफिशिएंट, xy कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, बाकी यहाँ पे पोजीशन बची वो होगी हमारा y का कोफिशिएंट। क्लियर। y का कोफिशिएंट मतलब जो भी y का कोफिशिएंट 2f उसका डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी xy का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड बाय 2। क्लियर। 2h डिवाइड बाय 2, 2f डिवाइड बाय 2, 2g डिवाइड बाय 2। क्लियर। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होनी है तो ये वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए। क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन टू बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो ये कंडीशन इसकी 0 होनी चाहिए। नोट करिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x1 x2 x3 एज वेल y1 y2 y3 आर इन GP। जो हमारे x1 x2 x3 दिए गए हैं और y1 y2 y3 दिए गए हैं वो हमारे GP में दिए गए हैं विथ सम कॉमन रेशियो, विथ सेम कॉमन रेशियो, जो इनका कॉमन रेशियो है वो भी सेम है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बी आर, कोई भी आर कॉमन रेशियो है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ डेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। हमें इन तीनों पॉइंट को प्रूव करना है कि कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमने पढ़ा है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर। ये डेल्टा होगा। अगर इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना होगा तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। क्या आनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू आनी चाहिए हमारी 0। क्लियर। तो अब मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म था, ये क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म था कोई भी सीरीज़ का, और इस सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट टर्म था। क्लियर। ये कोई अलग सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म x1 है, ये कोई अलग सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, y1, और कॉमन रेशियो हमने ले लिया है, r ले ही लिया है। हमें प्रूफ क्या करना है कि फाइनली अब हमें क्या मिल गया, क्या प्रूफ करना था, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो देखते हैं डेल्टा की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो x1 तो फर्स्ट टर्म है, x1 जनरल टर्म ऑफ GP लिख लेते हैं सबसे पहले, nth टर्म ऑफ
GP AN क्या होता है, A R रेज़ टू पावर n माइनस वन। A क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म होता है आपका, A फर्स्ट टर्म, R होता है हमारा कॉमन रेशियो। क्लियर, R होता है हमारा कॉमन रेशियो। अगर कोई भी हम nth टर्म ऑफ GP देखते हैं वो होता है हमारा AR रेज़ टू पावर n माइनस वन। तो x1 तो हमने फर्स्ट टर्म लिया, x1 ही हो गया। x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारा x1 इंटू आर। x3 क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा हमारा x1 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, y1 ये y1 ही रहने वाला है। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा y1 इंटू आर, और y3 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा हमारा y1 इंटू आर स्क्वायर। ये 1 1 1 ही रहने वाला है। क्लियर, अब मैं क्या करूँ, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से x1 और y1 कॉमन ले लेता हूँ। तो x1 लिया फर्स्ट कॉलम से बाहर और y1 लिया सेकंड कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 1 r r स्क्वायर, 1 r r स्क्वायर, 1 1 1। क्लियर, बस बोलो हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया भैया। देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। जैसे ही दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि x1 y1 इंटू 0, और 0 का मल्टीप्लाई तो भगवान से भी कर दूँ तो क्या हो जाएगा 0। करना नहीं है भगवान से, किससे करना है, x1 और y1 से करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। क्या आया, डेल्टा की वैल्यू क्या आई 0। डेल्टा की वैल्यू 0 मतलब इस पूरे की वैल्यू 0, इस पूरे की वैल्यू मतलब 0, मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे निकल गए भैया, हमारे कोलिनियर निकल गए। क्लियर, प्रूफ कर दिया हमने कि हमारे अगर x1 x2 x3 y1 y2 y3 अगर GP में है तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन यूँ होंगे, यूँ चुटकी बजाते ही, बस आप एक बार देखते जाइए, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन्स आर कॉन्करेंट। क्या पता करना है हमें, a की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, कब ये तीनों लाइन कैसे हो, कॉन्करेंट हुए। कर दीजिए, 10 सेकंड लगने चाहिए, हो जाना चाहिए। गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आधे बच्चे तो बोल रहे हो गया, चलो जिनका हो गया उनका टाइम, बाकी की 4 सेकंड बचाए ना। क्या होगा, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बना लो। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, 2 1 -1 a 4 -4 16 10 -10। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब कुछ लड़के तो क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे, लड़के या लड़कियां क्या कर रहे होंगे, इसको ओपन कर दिया होगा। नहीं भैया, इतना ओपन तो दिमाग ही लगाना है। थर्ड कॉलम से एक बार माइनस साइन कॉमन तो लो, लिया सर। अब क्या करें, 2a 16 लिख दो वैसे की वैसे ही, 1 4 10 और 1 4 10। अरे ये क्या हो गया सर, बोलो ये क्या हो गया, ये हो गया कि आपकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम हो गए, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम हो गए। ए की वैल्यू का तो फर्क ही नहीं पड़ना है यहाँ पे। ए तो हम कह रहे हैं कि हम खुद बैठ जाएं तब भी यहाँ पे क्या होगा, ए 0 ही होने वाला है। तो ए की तो कोई भी वैल्यू ले लो, क्या होगा, हमारा आंसर क्या आने वाला है 0। तो ए की कितनी वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़। ए की कितनी वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़। और कौन सी वैल्यू होगी, कुछ भी रख दो, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 0, क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम कैसे हो गए हैं, आइडेंटिकल। ए की वैल्यू 5 रखो, 6 रखो, 9 रखो, 10/9 लिखो, कुछ भी लिखो, माइनस में लिखो, माइनस के 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इन दोनों की वजह से आंसर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। इसलिए ए की कितनी वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट वैल्यू। कौन कौन सी होंगी, कुछ भी। क्लियर, नोट कर लो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ लाइन्स ax + y + 1 = 0, x + by + 1 = 0, x + y + c = 0, ABC कैसे हमारे, बीइंग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं सारे नंबर, और डिफरेंट फ्रॉम 1, और 1 के भी बराबर नहीं है, आर कॉन्करेंट। अब सबसे पहले तो दिया गया है ये तीनों लाइन कैसी हैं, कॉन्करेंट हैं। अब हमें पता है अगर कॉन्करेंट हैं तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। कौन सी, ए एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट, a1 1 x 1 b1 1 b1 और 1 1 c। इसकी वैल्यू तो 0 हो ही रही होगी। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी 0 हो रही होगी। ठीक है सर, मान लिया।
मानना नहीं है भैया, उसने दिया है, ऐसे मानना नहीं है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट दी गई है तो ये वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1। अब ओवरऑल करना क्या है, इसको हमें एक्सपेंड करना है और इस फॉर्म में ला देना है। देखो ए तो कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है और इसकी वैल्यू क्या ला देना है, हमें 0 के बराबर ला देना है। अब एक्सपेंड के लिए क्या करें, हम एक्सपेंड के लिए करते हैं, इसमें कुछ 1 दिख रहे हैं बहुत सारे, तो इनको जितने ज़्यादा 1 को 0 कर पाएँ वो करने की कोशिश करते हैं। एक तो ए वाला 1 0 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, C2 को C2 माइनस C1 कर देते हैं, और ए वाला 1 भी इससे माइनस हो जाएगा, तो C3 को C3 माइनस C1 कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए अब क्या चमत्कार होता है, C1 तो वैसे की वैसी लिख देंगे A11 और C2 में C2 माइनस C1 1 माइनस ए बी माइनस 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 माइनस ए 1 माइनस 1 0 C माइनस 1। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। अब बस एक्सपेंड कर दीजिए। कहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, कहीं से भी एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि 1 1 दिख रहे हैं इसलिए, 0 भी हैं तो कुछ 0 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ए लिया तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई इसको फर्स्ट रो छुपती है, फर्स्ट कॉलम छुपता है B-1 और C-1, B-1 और C-1, इसको हटा देते हैं। फिर ये वाला 1 लिया, ए छुप जाएगा, तो सबसे पहले तो माइनस का 1 लगा दो, इसको छुपाए, क्या बचा C-1 इंटू 1 माइनस ए, C-1 इंटू 1 माइनस ए, प्लस का 1 लगा दो, इसको छुपाया, ये तो 0 हो गया, ए माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा B-1 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है B-1 C-1, यहाँ पे C-1 1 माइनस ए, B-1 माइनस ए, मतलब इसमें ए वाला टर्म नहीं है -1, ए वाला ही छोड़ दो, इसमें बी वाला नहीं है, इसमें सी वाला नहीं है, हमें चाहिए क्या है 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बच जाएगा, B-1 C-1 माइनस माइनस साइन कॉमन लेके 1 माइनस बी 1 माइनस सी, 2 माइनस साइन कॉमन लिए हैं तो प्लस में हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 माइनस ए बच गया। क्लियर। अब माइनस का साइन था है लगा दिया, C-1 एक तो 1 माइनस ए कैंसिल हो गए, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस बी तो बच ही रहा है 1 माइनस बी, C-1 है 1 माइनस सी है, तो इसका माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है B-1 1 माइनस बी, ये 1 माइनस ए तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस सी बच ही रहा है, 1 माइनस सी बच रहा है, 1 माइनस बी B-1 माइनस साइन कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू ये अभी 0 तो रह ही गया, तो हमें मिल गया A/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था? नहीं, हमें प्रूफ तो ये करना है, 1 लाना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस ए -1 प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 0। अब बोल रहे होंगे ये क्या जादू कर दिया, कुछ जादू नहीं किया है हमने, इसको ओपन करके देख लीजिए आप, करिए 1 LCM क्या आएगा 1 माइनस ए 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस ए से प्लस ए 1 से 1 कैंसिल A/1 माइनस ए, वही चीज़ मिलनी है जो ऊपर मिलनी थी, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्या चाहिए था हमें चाहिए था 1/1 माइनस ए, तो 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1
1 माइनस सी, 1 उस साइड जाएगा, आ गया, क्या हो गया बोलो, हैंस प्रूव्ड, बोलो जोर से, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमें प्रूफ करना था, अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं और ए बी सी, क्यों दिया था ए बी सी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 1 के बराबर कोई वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हो, वो यहाँ पे अनडिफाइंड वाली चीज़ आ जाएगी। इसलिए उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी सी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, तभी हम यहाँ पे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी से डिवाइड कर पाए थे। क्लियर, नोट इट डाउन। हाँ तो भैया आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी इक्वेशन है? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी गई है। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या थी हमारी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy। पहले आप लिख लो, 2 सेकंड लो और लिख लो, कम से कम देखें तो कितना याद भी हो रहा है कि नहीं। आइए अब देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही था। अब ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब नोट करता था? जब a h, यहाँ पे क्या था, g b c f और यहाँ वाला यहीं पे लिख देना था। क्लियर, ये क्या था, इक्वल टू 0 था। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। a की वैल्यू सर 2 होगी, बिल्कुल। h की वैल्यू क्या होगी, 7/2 होगी, बिल्कुल होगी। b की वैल्यू क्या होगी सर, 3 होगी, बिल्कुल होगी। अब g की वैल्यू सर 4 होगी, बिल्कुल होगी। f की वैल्यू सर 7 होगी, बिल्कुल होगी। हमने मना कब किया, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। c की वैल्यू लैम्डा होगी, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लैम्डा। क्लियर, तो हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। करिए आप जल्दी से, मैं आपको 5 से 6 सेकंड देता हूँ। मतलब कि आप 5 से 6 सेकंड का ये मतलब नहीं कि 5 से सेकंड, आप वीडियो को पॉज कर सकते थे भैया। अरे लग दीजिए, 2 h की वैल्यू 7/2, g की वैल्यू 4, h की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू 3, f की वैल्यू 7, g की वैल्यू 4, f की वैल्यू 7, c की वैल्यू लैम्डा। क्लियर, चलिए करिए सॉल्व। इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। चलिए इसको हम शॉर्टकट से करते हैं। जो हमने डिटरमिनेंट हमारा शॉर्टकट पढ़ाया था एक, उसको रिवाइज भी हो जाएगा। क्या था, 2 7/2, 4 7/2, 3 7, 4 7 लैम्डा, और जो 2 फर्स्ट कॉलम है उनको फिर से लिख देना था, 2 7/2, 4 7/2, 3 7। क्लियर, क्या था, इसको प्लस में लेना है, 3 2 जा 6, 6 लैम्डा प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 7/2 इंटू 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 7/2 इंटू 7। अब माइनस वाली चीज़ें लेना है, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, फिर ये वाला माइनस 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, माइनस फिर ये वाला लैम्डा इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, यही है। अब कर लीजिए सॉल्व करिए। 6 लैम्डा आ गया यहाँ से, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7 7 जा 49 इंटू 2 98, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 98, माइनस 48 माइनस 98 माइनस 49/4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो माइनस 98 और माइनस 98 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 6 लैम्डा माइनस 49/4 लैम्डा प्लस 98 माइनस 48, 90 माइनस 40 50 इक्वल टू 0।
इसको आप क्रॉस सॉल्व करिए जल्दी से। -25 λ/4 इक्वल टू 50 -50 माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 50 × 4 डिवाइड बाय 25 2 ज़ा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है हमारी 8। अगर लैम्डा की वैल्यू हमारी 8 होगी तो जो हमारी ये इक्वेशन जनरल 2D इक्वेशन दी गई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो जनरल 2D इक्वेशन क्या होती है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब डिनोट करेगी, जब हमारा AHG HBF GFC हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। क्लियर। नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। नोट कर लीजिए। थैंक यू।